32 साल की महिला का इस तरीके से कत्ल किया गया था। पहले सर को धड़ से अलग किया जाता है, इसके अलावा हाथों की हथेलियां और उंगलियों को अलग किया जाता है, उनका सूरमा बनाया जाता है। उसके बाद आधे शरीर के धड़ को नग्न करके उस महिला को चादर में लपेटकर एक नाले में फेंक दिया जाता है और वहीं उसकी सर और हथेलियों को पहले अलग अलग काटा जाता है। और काटने पर जब वो बस का ड्राइवर था जिसने ये हत्या की थी, उसको शक हो रहा था कि कहीं अगर उसने इन उंगलियों को बाहर फेंका तो हो सकता है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फिंगरप्रिंट्स आ जाएं। जिसके बाद उसने पॉलीथिन में पैक किया और पॉलीथिन में पैक करने के बाद वो बैग अपना टायर के नीचे ले जाकर रखता है और उस पर गाड़ी चढ़ाता है। फिर वो सोचता है कि ऐसे ही मैं 4-5 बार और करूं तो क्यों ना इस सर का और हाथों का सूरमा बन जाएगा। ऐसे ही वो बस का बैग गियर लेके 4 से 5 बार और करता है। अब वो सूरमा बना देता है उन शरीर के हिस्सों का और उसके बाद उनको रेलवे लाइन के समीप फेंकाता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल में आज की सच्ची घटना जो है वो कहानी है नोएडा की। ये कहानी है 6 नवंबर 2025 की। नोएडा का सेक्टर 82 लगता है जो हाईवे भी है। वहाँ पर एक कट है और उस कट के पास एक गंदा नाला है। गंदे नाले के पास लोग अक्सर टॉयलेट करने जाते ही हैं। एक शख्स को टॉयलेट लगा था, ज़ोर की टॉयलेट लगी थी। वो शख्स टॉयलेट वहाँ गंदे नाले के करीब पहुँचता है। इस दौरान टॉयलेट करने से पहले ही वो देखता है कि वहाँ एक लाश तैर रही है, जिसके पास वो देखकर सकपका जाता है और फ़ौरन ही वहाँ से दौड़ने लगता है। उसको घबराहट होती है। वो आसपास के लोगों से कहता है कि मैंने नाले के अंदर एक लाश देखी है। जिसके बाद 112 पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है तो कई पहलू निकल कर आते हैं। महिला की उम्र 32 साल थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि महिला पूरी नूड अवस्था में थी और उसने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। लेकिन उससे भी गहरी बात यह थी कि महिला के धड़ के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर सर नहीं था। महिला ने पैरों में बिछुए पहने हुए थे। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये महिला कौन है और कहां से आई, इसकी हत्या आखिर किसने की। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही थी कि आखिर महिला की हत्या किसने की है। यहाँ तक कि पुलिस ने आसपास के जनपदों से संपर्क साधा, इसके अलावा थानों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो महिला कौन थी। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी थी। इसी बीच कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर कहते हैं कि कोई मामला सुलझे या ना सुलझे, इसमें सबसे पहले इस महिला की तलाश की जाएगी कि आखिर महिला की हत्या किसने की। हो सकता है कि ये मामला किसी वीआईपी का हो और महिला की हत्या करके डाल दिया गया हो, इसलिए इस केस को सुलझाना पड़ेगा। 9 टीमें बनती हैं और अलग अलग जगह जाकर जांच पड़ताल करती हैं कि आखिर महिला की हत्या किसने की। लगभग 6 नवंबर 2025 को ये हादसा हुआ था, जिसमें घटना में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एक लाश मिली है। लेकिन पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो वो बेहद चौंका देने वाली थी। पुलिस को पता लगता है कि इससे पहले, यानी कि 15 से 16 घंटे पहले महिला की हत्या की गई है। पुलिस अब काफ़ी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि आखिर महिला की हत्या किसने की। पुलिस इस बीच उन 5000 कैमरों को रडार पर लेती है जो सीसीटीवी थे। पुलिस अब उन सीसीटीवी के 5000 रिकॉर्ड खंगालती है कि आखिर महिला की हत्या करके इसको नाले में शव किसने फेंका। पुलिस सीसीटीवी चेक कर रही थी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस 15 से 16 घंटे पहले का सीसीटीवी चेक करती है, जिसमें पुलिस को ये प्रतीत हो रहा था कि हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद महिला का शव लाकर यहाँ डाला गया था। इस बीच पुलिस 15 से 16 घंटे पहले का सीसीटीवी चेक कर रही थी। इस दौरान पुलिस को 1100 वाहन की आवाजाही दिखाई दी। पुलिस उन 1100 वाहनों को चेक करती है, लेकिन इससे पहले
पुलिस उसमें देखती है कि उन वाहनों में से कौन सा वाहन बेतरतीब चल रहा है और कौन सा संदिग्ध प्रतीत होता है। इस बीच 1100 वाहनों में लगभग 60,000 मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए, जिसमें 44 वाहन पुलिस को संदिग्ध दिखाई दिए और 60,000 मोबाइल नंबर थे। जब पुलिस लगभग 44 वाहनों को चेक करती है, अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। उनके ड्राइवरों से पूछताछ की जाती है कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे और तुमने वहाँ क्यों गए थे। इस तरीके से कई छानबीन की जा रही थी। इस बीच 44 वाहनों में से एक नंबर ऐसा निकलता है जो उस समय वहाँ मौजूद था। पुलिस आखिरकार इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी। इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगती है। पुलिस उन संदिग्ध वाहन में से एक वाहन चालक को ऐसे हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। वो युवक एटा का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला था, नेहरू नगर कॉलोनी में रहता था। उसका नाम था मोनू सोलंकी और वो एक राधा स्वामी सत्संग की बस चलाता था और उसकी बस का नंबर था UP 16 KT 00317। वो बस चलाता था। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो सत्संग की बस चलाता है। इसके अलावा उसकी एक माँ है और 2 बेटियां और एक बेटा है। वो नोएडा में बरोल में रहता है, बरोल गांव में रहता है, वहाँ अपने परिवार के साथ। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो वो जो कुछ पुलिस उससे पूछती है वो सब कुछ पुलिस को बताता चला जाता है। बड़ी ही आसानी से वो सब कुछ पुलिस को बता रहा था। इस दौरान पुलिस भी अब सोचने लगी थी कि आखिर महिला की हत्या किसने की होगी। इसी बीच पुलिस बाहर निकलती है तो वहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है। वो पुलिस से कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। पुलिस कहती है तुम्हें क्या बताना है। पुलिस को आकर वो बताता है कि मोनू सोलंकी के थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर एक महिला रहती थी, प्रीति यादव, जो कई दिनों से लापता है और मोनू सोलंकी के संपर्क में थी। कई बार मोनू सोलंकी उससे मिलने भी आता था और वह अक्सर मोनू सोलंकी के से मिलने आती थी। पुलिस को अब संदेह होता है। पुलिस इसमें छानबीन करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ करती है, बातों को घुमाता रहता है। इस बीच पुलिस जब सख्ती करती है तो वह आखिरकार टूट जाता है और बताता है कि प्रीति यादव पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। वहाँ जब वो छोटी थी तो एक उम्रदराज शख्स के साथ उसकी शादी हो जाती है, जिसमें उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब वो महिला जवान होती है तो वो शख्स से तलाक लेकर यहाँ आ जाती है और यहाँ आकर नोएडा के बरोल में रहने लगती है। मोनू से 300 से 400 मीटर की दूरी पर वहाँ प्रीति रहती थी। प्रीति पश्चिम बंगाल में अलग अलग नामों से जानी जाती थी। प्रीति जब यहाँ आ जाती है और नोएडा में के बरोल में रहने लगती है। इसी बीच वो एक जीन्स कंपनी में वहाँ पर काम करती थी। उसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग महिला से होती है। बुज़ुर्ग महिला मोनू की माँ थी और उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती हो जाने के बाद वो वहीं मोनू के 300 से 400 मीटर की दूरी पर घर ले लेती है और वहाँ अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है। इस बीच प्रीति वहाँ रहती है तो मोनू की माँ से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोनू जब अपनी माँ को छोड़ने जाता था तो वो प्रीति को भी लेके जाता था। जब वापसी होती थी तो प्रीति को भी साथ लेकर आता था। इस बीच उनमें गहरे संबंध हो गए थे। प्रीति और मोनू आपस में घुल गए थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। अब जब प्रीति और मोनू समय बीतता जाता है, जब वो दोनों अक्सर घर में खाली होते थे तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे। इस बीच उन दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और संबंध भी इतने नज़दीक बन गए थे कि अब वो शारीरिक संबंध में तब्दील हो गए थे। मोनू अक्सर प्रीति से मिलने आता और जाता रहता था। प्रीति और मोनू के बीच अब शारीरिक संबंध बन चुके थे। प्रीति मोनू से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मोनू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारी माँ के साथ रह लूँगी, लेकिन तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रखूँगी। मोनू ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सारी बात पता थी कि मैं शादीशुदा हूँ,
उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, उसके बावजूद तुम ऐसी बात कर रही हो। लेकिन प्रीति कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मुझे 45 लाख रुपए दे दो। इसके बाद मोनू ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं एक छोटा मोटा ड्राइवर हूँ, मैं तुम्हें 45 लाख रुपए लाकर कहाँ से दूंगा। उसके बावजूद प्रीति लगातार उस पर दबाव बना रही थी। मोनू कहता था कि उसने सोच लिया था कि वो प्रीति को ख़त्म कर देगा। इस बीच प्रीति ने कुछ ऐसा भी कहा जिससे मोनू और गुस्से में आ गया था। प्रीति ने कहा कि तुम्हें 45 लाख देने हैं तो इसके बदले में तुम अपनी दोनों बेटियों को धंधे पर बैठा दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी बेटियों से धंधा करेंगी और 45 लाख रुपए भी आ जाएंगे। मोनू ये बात सुनता है तो और गुस्से में आ जाता है, तमतमा जाता है। उस समय कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो अगले दिन प्लान बनाता है और बस लेकर आता है सत्संग की। वो पिछले 10 महीने से राधा रानी सत्संग की वो पिछले 10 महीने से बस चला रहा था। इस बीच वो प्रीति को फ़ोन करता है। प्रीति आती है और वो प्रीति को बस में लेकर जाता है। सेक्टर 98 पहुंचते हैं। वहां जाकर वो प्रीति से पूछता है क्या खाओगी। प्रीति मैगी के लिए कहती है। मोनू पराठा और मैगी लेकर आता है बस के अंदर। बस को एक साइड में लगाया जाता है, जिसके बाद शीशे बंद कर दिए जाते हैं बस में। अब सिर्फ बस वही दोनों होते हैं। इस दौरान प्रीति मैगी खाने लगती है, तभी वो गड़ासा लेकर आता है और पूरी ताकत से जब प्रीति खाने में मसरूफ़ हो जाती है, इस दौरान वो पूरी ताकत से गड़ासा लेकर आता है और प्रीति पर ज़ोरदार पूरी ताकत से हमला करता है, जिसके बाद प्रीति की गर्दन कटकर वहीं बस में गिर जाती है। उसके बाद प्रीति का धड़ रह जाता है। वो सोचता है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, इसलिए वो सबसे पहले प्रीति की हथेलियों को अलग करता है और सर को अलग करने के बाद वो एक पॉलीथीन बैग में रखता है। इसके अलावा उसके नीचे के शरीर को वो एक चादर में लपेटता है, लेकिन उससे पहले वो उसे न्यूड अवस्था में कर देता है और उसको एक नाले में फेंकता है। उसके बाद बचे हुए हिस्से को वो सूरमा बनाने के लिए उस पॉलीथीन बैग को बस के नीचे रखता है। टायरों के नीचे आने के बाद वो बस चलाता है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 बार करके वो सर और हथेलियों को कुचल देता है। जब वो देखता है कि शरीर के सर और हथेलियों का हिस्सा जो है सूरमा बन चुका है, उसके बाद वो उसको एक नाले में, उसके बाद वो उसको रेलवे लाइन के समीप फेंक आता है। वो सोचता है कि अब पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और उसने काफ़ी हद तक जो सोचा था वो कर भी लिया था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने 9 दिन में इसका खुलासा कर लिया। आखिरकार पुलिस उस मुजरिम तक पहुंच जाती है जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया था। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।